हेलो फ्रेंड्स। तो मैं किशननाथ हम सब का प्यारे से चैनल केएनएस क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम जनरल साइंस फिजिक्स का लेक्चर नंबर 04 लेके आए हैं और ध्वनि का पार्ट फर्स्ट है ये। ठीक है, ध्वनि यानी आज साउंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि राजस्थान पुलिस, पटवारी भर्ती परीक्षा और लगभग ऑलमोस्टली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है। ठीक है, तो इसे समझने के लिए आप जरूर से जो फिजिक्स के हमने बेसिक लेक्चर सीरीज बनाई थी तो वो आप जरूर देखें, जो कि फिजिक्स 01, 02 और 03 है, जिसके अंदर हमने भौतिकी विज्ञान क्या होती है, भौतिक राशियां, मात्रक और रूपांतरण और फिर उसके बाद विमा के ऊपर बात की थी। ठीक है, तो वो आप लेक्चर जरूर देखें, तब आएंगे तब ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो आज ध्वनि का लेक्चर हमें स्टार्ट करना है। जिस स्टूडेंट के पास इस लेक्चर के पर्टिकुलर नोट्स नहीं है तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहले मैं तो ध्वनि क्या है। ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है जो कि कानों में सुनने की जो संवेदना होती है वो उत्पन्न करती है। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भाई ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का रूप है जो कानों में सुनने की संवेदना उत्पन्न करे, संवेदना उत्पन्न करे। ठीक है, तो ऊर्जा क्या है, जो ध्वनि है वो क्या है, ऊर्जा का रूप है जो कि कानों से सुनने की जो संवेदना होती है उसे उत्पन्न करती है। जो कानों की सुनने की जो क्षमता होती है या फिर जो शक्ति है उसे क्या बोला जाता है, ध्वनि बोला जाता है। ठीक है, फिर अगर ध्वनि की एक दो बात और करें तो ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है, एक प्रश्न ये भी उठता है। तो ध्वनि का जो उत्पन्न स्थान होता है, ध्वनि उत्पन्न तो वो होता है कणों के कंपन द्वारा। किसके द्वारा, कणों के कंपन द्वारा। तो ध्वनि का जो उत्पन्न स्थान होता है वो होता है कणों की ध्वनि, कणों की जो कंपन होता है उसके द्वारा क्या होती है, ध्वनि प्रोड्यूस होती है या फिर ध्वनि बनाई जाती है। ठीक है, जैसे मैं अगर कई वाद्य यंत्र लूं, जैसे वाद्य यंत्र में सबसे पहला ले लो आप गिटार ले लो, ठीक है, या फिर सितार ले लो। तो इनमें जो कंपन भाग होता है वो होता है आपका तार होता है। इसके अंदर जो तार होते हैं इस प्रकार से लगाए होते हैं। ठीक है, तार लगाए होते हैं इस प्रकार से। तब जब हम इनको वाइब्रेट करवाते हैं तब हमें क्या मिलती है, ध्वनि मिलती है। ठीक है, 2 नंबर पर अगर हम बात करें तो जैसे ले लो बांसुरी। ठीक है, क्या ले लो, बांसुरी। तो बांसुरी के अंदर जो कंपन भाग होता है वो होती है उसके अंदर की जो हवा। ठीक है, क्या होती है, अंदर की हवा। जैसे ये बांसुरी है और यहाँ से एक क्षेत्र क्या होता है जहां से वायु अंदर जाती है। ठीक है, तो तब हमें ध्वनि मिलती है। ठीक है, या फिर आप ले सकते हो ढोलक। तो ढोलक का जो कंपन स्थान होता है वो होता है उसका पेंदा, जो ऊपर का भाग होता है। ठीक है, तो उसका कंपन भाग होता है। ठीक है, जैसे इस प्रकार से बनाया हुआ होता है। तो यहाँ से ये कंपन भाग होता है जो ऊपर का पेंदा होता है, तब हमें ध्वनि प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो यह आप बात ध्यान में रखोगे कि जो ध्वनि का प्रोड्यूसन भाग होता है वो क्या होता है, उसके कणों का कंपन द्वारा ध्वनि प्रोड्यूस की जाती है। तो यह आप बात ध्यान में रखेंगे। फिर और अगर बात करना चाहें तो ध्वनि है वो आपकी क्या होती है, यांत्रिक तरंग होती है। क्या होती है, यांत्रिक तरंग। अब यांत्रिक तरंग क्या होती है कि वे तरंगे जिन्हें चलने के लिए या गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़े। यानी अगर आपको साउंड अगर क्लियरली सुननी है तो आपको माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, जो बीच का जो माध्यम होगा उसकी आवश्यकता होगी। यानी आप ले सकते हैं हवा। ठीक है, हवा ले लो या फिर आप ले लो जल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, माध्यम है। तो इन माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है हमें साउंड सुनने के लिए। जैसे मेरी साउंड है वो फोन में रिकॉर्ड हो रही है, किसके द्वारा, बीच में माध्यम है हवा का। ठीक है, तो और जल भी होता है। ठीक है, परंतु जल में थोड़ी कम सुनाई देती है जो ध्वनि होती है वो। तो यह आप बात ध्यान में रखोगे कि यांत्रिक तरंग होती है जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता हो, और साउंड भी क्या है, एक यांत्रिक तरंग है जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर चांद पे अगर देखें या फिर अगर दूसरे ग्रहों पर देखें तो हम जब बोलेंगे तो साउंड सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वहां पे निर्वात है, वहां पे हवा नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। ठीक है, आपके होठ केवल लेते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, यांत्रिक तरंग होती है ध्वनि। फिर अगर बात करें तो ध्वनि की चाल होती है वो बहुत धीमी होती है। ठीक है, जो गति होती है वो बहुत धीमी होती है। जैसे अगर इसकी बात करें तो वायु के अंदर इसकी जो होती है वो 340 मीटर प्रति सेकंड होती है।
और जल की होती है वो होती है 144 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, बहुत धीमी है। देखो वायु की कितनी है 340 मीटर प्रति सेकेंड और जल में कितनी है 144 मीटर प्रति सेकेंड है। अगर हमें प्रकाश जैसे सूरज से जो किरणें आती है प्रकाश की, उसकी अगर चाल की बात करें तो उसकी कंपेरिजन में बहुत कम है। ठीक है, तो प्रकाश की भाई कितनी होती है 3 × 10 की घात होती है 6 मीटर प्रति सेकेंड, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसके अगर हम प्रकाश का कंपेरिजन करें तो बहुत कम है। देखो 340 मीटर प्रति सेकेंड और जल में तो 144 मीटर प्रति सेकेंड ही होती है। ठीक है, तो ये बात है कि ध्वनि की जो चाल होती है वो बहुत ही धीमी होती है, यह बात ध्यान में रखोगे। फिर अगर बात करें तो ध्वनि की जो प्रकृति होती है वो प्रत्यास्था वाली होती है। ठीक है, प्रकृति कैसी होती है, प्रत्यास्था। प्रत्यास्था देखो, प्रत्यास्था क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है। क्या होती है, इलास्टिसिटी। जैसे मैं एक रबड़ को अगर मैं खींचूं और उसे छोड़ दूं तो वो अपने वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, तो वो होता है प्रत्यास्था, यानी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो साउंड भी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को शो करता है। कैसे कि अगर मैं ये एक मेरा कण है और इस ये दूसरा कण है, तो ये जब इसको हिट करेगा तब साउंड निकलेगी, तो ये अगले को हिट करेगा और फिर क्या होगा, ये अचानक ही जब साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी तब ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाते हैं जो पार्टिकल होती हैं। तो साउंड है जो ध्वनि है वो क्या है, आपकी प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को शो करती है। तो ये हो गई, पहले आप इतने पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। एक बार रिवीजन करें तो देखो, ध्वनि क्या है, एक ऊर्जा का रूप है जो कानों में सुनने की संवेदना उत्पन्न करे। और ध्वनि है वो उत्पन्न कहां से होती है, कणों के कंपन द्वारा। अगर कणों के कंपन का अगर एग्जांपल लें, जैसे गिटार और सितार है, वहां पे तार होता है, तार को जब बजाते हैं तो ध्वनि हमें मिलती है। बांसुरी की बात करें तो बांसुरी के अंदर की जो हवा होती है तो वो कंपन करती है, इसकी वजह से हमें ध्वनि प्रोड्यूसन होती है। ढोलक की बात करें तो ऊपर का जो पेंदा होता है तो वो क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न कराता है। यांत्रिक तरंग होती है हमारी जो ध्वनि होती है, यानी चलने के लिए उसे माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जैसे हवा हो गई, जल हो गई। फिर बात की तो ध्वनि की चाल होती है वो बहुत धीमी होती है, वायु के अंदर 340 मीटर प्रति सेकंड और जल के अंदर 144 मीटर प्रति सेकंड होती है। फिर ध्वनि की प्रकृति की बात करें तो प्रत्यास्था की होती है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को शो करती है। तो ये इतने पॉइंट्स हो गए, पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो कर लीजिए। अब देखो क्या है कि ध्वनि है वो भी एक तरंग का ही भाग है। तरंग क्या होती है कि यदि हमें कोई ऊर्जा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करनी है या रूपांतरित करनी है, तब जो माध्यम लिया जाता है तो वो होता है तरंग। ठीक है, उसे हम बोलते हैं तरंग बोलते हैं। ठीक है, तो तरंग भी होती है 2 प्रकार की ली जाती है। ठीक है, तरंग होती है वो कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो आपकी होती है वो होती है अनुदैर्घ्य। ठीक है, क्या होती है, अनुदैर्घ्य तरंग, और दूसरी होती है अनुप्रस्थ। ठीक है, क्या होती है, अनुप्रस्थ। अब इन दोनों में अगर डिफरेंस देखें, देखो इंग्लिश में तो इसे बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, और इसे बोला जाता है अनुप्रस्थ को ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स वेव। ये हो गई। अब एक बात का आप ध्यान रखना, ये किसके आधार पर बंटन किया गया है कि मान लो ये मेरी वेव चल रही है। ठीक है, ये आपकी तरंग चल रही है। अब इसके अंदर है वो वाइब्रेट होंगे, पार्टिकल्स है जो कण है वो क्या होंगे, कंपन करेंगे। तो कंपन कहाँ करते हैं उस हिसाब से क्या लिया गया है, 2 प्रकार की वेव ली गई है, एक अनुदैर्घ्य और एक अनुप्रस्थ। देखो अनुदैर्घ्य क्या होता है कि मान लो कि मेरी ये तरंग है वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, तो यहाँ पर क्या है, ये पार्टिकल्स है। ठीक है, यहाँ पर पार्टिकल्स है जो कण है, तो ये कंपन उसी डायरेक्शन के अंदर करेंगे जिस डायरेक्शन के अंदर आपकी तरंग है वो गमन कर रही है। ठीक है, यानी कि जिस दिशा के अंदर तरंग गति कर रही है उसी दिशा के अंदर पार्टिकल्स है जो कण है वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, कंपन करेंगे। ठीक है, और जबकि अनुप्रस्थ में क्या होता है कि अगर ये आपकी वेव है यानी तरंग है, तो यहाँ पर जो इसके कण होते हैं वो किस प्रकार से वाइब्रेट करते हैं, लंबवत करते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, क्या करते हैं, लंबवत कंपन करते हैं या फिर दोलन करते हैं। यानी कि जिस दिशा के अंदर आपकी तरंग गमन कर रही है तो उसके लंबवत कण है वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं या दोलन करते हैं। तो उस वेव को या फिर उस तरंग को क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं या फिर ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। और अगर तरंग की दिशा में ही
जो कण है वो आपका कंपन करता है तो उसे बोलते हैं हमें अनुदैर्घ्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव। यह बात आपको समझ में आ गई। अब अगर हम इसके बारे में और चर्चा करें तो देखो ये है वो तीनों माध्यमों में आपकी उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है। सभी माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी अनुदैर्घ्य जो तरंग है वो सभी माध्यमों के अंदर उत्पन्न की जा सकती है। जबकि अनुप्रस्थ में क्या होती है, जो ठोस है और जो द्रव होता है, द्रव की जो सतह होती है वहां पर उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है। वहां हम उत्पन्न कर सकते हैं अनुप्रस्थ तरंग को, परंतु गैस के अंदर और तरल यानी द्रव्य के अंदर हम इसे प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उत्पन्न नहीं कर सकते। यानी कि अनुदैर्घ्य तरंग तो सभी माध्यमों के अंदर उत्पन्न की जा सकती है, जबकि अनुप्रस्थ जो तरंग है वो केवल ठोस और द्रव की सतह के ऊपर उत्पन्न की जा सकती है। जबकि गैस और द्रव के अंदर, द्रव की सतह पर तो प्रोड्यूस की जा सकती है, परंतु द्रव के अंदर है वो कभी भी प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। तो एक डिफरेंस ये हो गया आपका। फिर अगर हम और बात करना चाहें अनुदैर्घ्य तरंग पे, तो ये जो होती है वो सैंपीडन और विरलन के माध्यम से, विरलन के रूप में गमन करती है, यानी कि अनुदैर्घ्य तरंग है वो सैंपीडन और विरलन के रूप में गमन करती है। जैसे देखो कि मतलब मान लो मेरी ये तरंग है, तो तरंग के अंदर क्या होंगे, पार्टिकल से होंगे, तो एक पार्टिकल दूसरे को धक्का देगा, दूसरा तीसरे को, तो इस प्रकार से एक बार क्या होगा, सैंपीडन होगा, और जैसे ही वेव गुजर जाएगी तब ये सारे क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, तो वापस उसी पोजीशन के अंदर आ जाएंगे, तो उसे वो क्या हो जाएगा, आपका विरलन हो जाएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव या फिर तरंग दैर्घ्य जो वेव होती है, तरंग दैर्घ्य जो तरंग होती है वो आपकी किस प्रकार से मूव करती है, वो आपकी सैंपीडन और विरलन के रूप में गमन करती है। फिर अगर इसकी बात करें अनुप्रस्थ की, तो ये है वो शीर्ष एवं गर्त के रूप में गमन करती है, ठीक है, शीर्ष एवं गर्त के रूप में। जैसे ये आपकी अगर कोई वेव है तो इस प्रकार से ये गमन करती है, ठीक है, शीर्ष और गर्त के रूप में। ऊपर वाला जो भाग होता है इसे तो बोलते हैं शीर्ष, और नीचे वाला जो भाग होता है उसे बोलते हैं गर्त, ठीक है। तो ये होता है कि जो आपकी अनुप्रस्थ जो तरंग होती है वो शीर्ष एवं गर्त के रूप में गमन करती है, जबकि ये जो अनुदैर्घ्य होती है वो सैंपीडन और विरलन के रूप में गमन करती है। तो 3 पॉइंट ये हो गए आपके। फिर अगर आप उदाहरण लेना चाहो तो इसका उदाहरण ले सकते हैं आप, तो एक ध्वनि तरंग, एक आप ले सकते हैं भूकंप तरंग कह दो या फिर कंपन कह दो, ठीक है। तो ये है कि ध्वनि तरंग और भूकंप कंपन में क्या होता है, अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न होती है। जबकि अनुप्रस्थ की अगर बात करना चाहो तो जैसे एक ले लो प्रकाश तरंग, ठीक है, जो लाइट वेव होती है प्रकाश तरंग वो है, और एक आप ले सकते हो तनी हुई रस्सी के अंदर ऊर्जा का रूपांतरण, ठीक है, तनी हुई रस्सी के अंदर ऊर्जा का रूपांतरण। जैसे अगर एक तनी हुई एकदम कस के बांधी हुई एक रस्सी है तो उसे एक बार आप जब वाइब्रेट करोगे तो वो आपकी क्या कैसी वेव उत्पन्न करेगा, अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो ये है बेसिक डिफरेंस है अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ के अंदर। अब अगर बात करें तो अपनी जो ध्वनि होती है वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है, ठीक है, ध्वनि क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है। तो इसको समझाने के लिए हमें इतना सारा कुछ पढ़ना पड़ा। तो आप ध्यान रखना कि अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग होती है वो किस प्रकार से होती है। एक बार अगर रिपीट कर दें तो अनुदैर्घ्य तरंग तो वो होती है जब तरंग की दिशा के अंदर ही जो कण होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, और इसके अंदर है वो क्या होते हैं, तरंग की दिशा के लंबवत होते हैं, वो कण होते हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग है वो सभी माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है, जबकि ये ठोस और द्रव की सतह पर उत्पन्न की जाती है, परंतु गैस और द्रव के अंदर ये उत्पन्न नहीं की जा सकती है। फिर बात की तो अनुदैर्घ्य तरंग है वो सैंपीडन और विरलन के रूप में गमन करती है, जबकि ये शीर्ष एवं गर्त के रूप में, ऊपर वाला भाग शीर्ष और नीचे वाला गर्त कहलाता है। फिर अगर बात करें तो ये इसके एग्जाम्पल है ध्वनि तरंग और भूकंप कंपन, ये इसके किसके मतलब उदाहरण है, अनुदैर्घ्य तरंग के। और प्रकाश तरंग और तनी हुई रस्सी के अंदर ऊर्जा का रूपांतरण है, किसका उदाहरण है, अनुप्रस्थ तरंग का, ठीक है। तो पहले आप ये इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, कर लीजिए।
तो देखिए अब हमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के ऊपर बात करते हैं। परिभाषाएं, तो इसके अंदर सबसे पहली जो परिभाषा आती है वो होती है आवृत्ति की। ठीक है, किसकी होती है? आवृत्ति की, जिसे इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो आवृत्ति की जो डेफिनेशन है या फिर परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार से है कि एकांक समय में दोलनों की संख्या को ही आवृत्ति कहा जाता है। आवृत्ति कहा जाता है, यानी कि एक सेकंड के अंदर कितने दोलन होंगे तो उसे बोलेंगे, उस वेव या फिर उस तरंग की आवृत्ति बोलेंगे या फिर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अब यहाँ पे दोलन का क्या अर्थ है कि ये अगर आपकी वेव है इस प्रकार से, तो एक दोलन का मतलब होता है एक साइकिल। ये तो हो गई आपकी हाफ साइकिल और ये पूरी साइकिल कंप्लीट साइकिल होगी, यानी इतना जो पार्ट है वो आपका एक दोलन कहलाएगा। ठीक है, और ये दूसरा दोलन है यहाँ खत्म होगा। ठीक है, तो दोलन है एक सेकंड के अंदर कितने दोलन, जैसे मैं कहता हूं कि एक सेकंड के अंदर एक दोलन कवर होता है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है कि एक सेकंड के अंदर ये जो वेव है वो कहाँ, ये जो पार्टिकल है वो कैसे मूव करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर दूसरे दोलन की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो एक सेकंड के अंदर दोलनों की संख्या को क्या बोला जाता है? आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। फिर अगर हम बात करें तो इसे म्यू से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? म्यू से। देखो एक होता है वी, ठीक है, ये नहीं है, ये इस प्रकार से करके ये थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, इसे बोलते हैं म्यू। तो ये फ्रीक्वेंसी का चिन्ह होता है। ठीक है, या फिर कई बार आप एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्मॉल एफ, तो ये होता है। अब देखो इसका फॉर्मूला अगर हम बनाना चाहें तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोलनों की संख्या बटा समय। ठीक है, मान लेते हैं एक दोलन है बटा समय, तो इस प्रकार से भी हमें लिख सकते हैं कि न्यू इज इक्वल टू 1 बटा टी। और इसका मात्रक की अगर बात करें तो मात्रक इसके देखो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे सेकंड इनवर्स हो गया, मिनट इनवर्स हो गया, होवर इनवर्स हो गया। ठीक है, तो ऐसे कैसे भी समय के इनवर्स से आप आवृत्ति में लगा सकते हैं, परंतु इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है जो हमें यूज में लेना है वो है हर्ट्ज। ठीक है, क्या है? हर्ट्ज। तो हर्ट्ज है वो आपका क्या होता है? ऐसा ही मात्रक होता है आवृत्ति का। ठीक है, अगर इसकी आप विमा अगर निकालना चाहो तो देखो बट्टा में टी है, बट्टा में क्या है? टी है। ऊपर तो देखो कोई संख्या होगी, तो बट्टा में टी है तो इसे ऊपर ले जाओगे तब टी की घात कितनी हो जाएगी? -1 है। तो इसका जो विमा होगा वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा कि ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ पे द्रव्यमान तो है नहीं, तो द्रव्यमान की घात 0 हो जाएगी, लंबाई है नहीं तो उसकी भी घात 0 हो जाएगी, परंतु टाइम की क्या हो जाएगी? -1। तो ये इसकी विमा लिखी जाती है। तो ये है कि आवृत्ति क्या होती है? एकांक समय में दोलनों की संख्या को क्या बोला जाता है? आवृत्ति बोला जाता है। हमने कहा दोलन का मतलब होता है एक साइकिल, ये तो हाफ साइकिल, ये एक साइकिल। जब एक साइकिल पूरी होगी तो उसे बोलते हैं एक दोलन। ठीक है, तो v बराबर दोलनों की संख्या बटा समय, तो v इज इक्वल टू 1 बटा टी हो गया। ठीक है, इसका मात्रक बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, होवर इनवर्स, परंतु इसका ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज। और इसकी जो विमा होती है वो होती है m की घात 0, l की घात 0 और t की घात -1। ये इसकी विमा होती है भाई। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो कर लीजिए। फिर नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है आयाम की। सेकंड जो परिभाषा है वो क्या है? आयाम। आयाम को इंग्लिश में एम्पलीट्यूड बोला जाता है भाई। ठीक है, एम्पलीट्यूड, इंग्लिश के नाम भी देखते चलो ताकि इजी लगे। तो आयाम का जो इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन है वो है एम्पलीट्यूड। तो देखो आयाम क्या होता है कि किसी तरंग के कणों का अधिकतम विस्थापन ही आयाम कहलाता है। आयाम कहलाता है। तो ये आयाम की डेफिनेशन है। जैसे मान लो मेरी ये एक तरंग है, ठीक है, ये एक तरंग है, तो देखो इसका जो वाइब्रेट हो रही है जो पार्टिकल्स हैं, तो अधिकतम देखो कहां पर जो वाइब्रेशन हो रहा है सबसे ऊपर ही ऊपर हो रहा है, तो इसे बोलते हैं आयाम। और ये नीचे भी ये होता है आयाम। ठीक है, तो आयाम क्या होता है? अधिकतम विस्थापन होता है। देखो इसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, किससे? कैपिटल ए से। और इसका जो ऐसा ही मात्रक है, ऐसा ही मात्रक होता है वो आपका होता है मीटर। ठीक है,
और इसकी अगर विमा की बात करो तो देखो मीटर है तो केवल लेंथ पे एक घात लगेगी, बाकी जीरो है। देखो अम की घात जीरो, एल की घात एक, टी की घात जीरो। ठीक है, तो ये इसकी विमा हो गई। तो ये होता है आयाम। फिर अगर तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो होता है आवर्तकाल। क्या होता है? आवर्तकाल। अब देखो आवर्तकाल भाई क्या होता है? आवर्तकाल होता है कि एक दोलन को पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका ऐसा मात्रक होता है वो सेकंड होता है। और इसका अगर विमा की बात करो तो विमा आपकी क्या होगी? केवल टी पे एक घात लगेगी, बाकी पे जीरो। अम की घात जीरो, एल की घात जीरो और टी की घात एक। तो देखो आवर्तकाल क्या होता है कि एक दोलन पूरा करने में, यानी ये आपकी अगर वेव है तो एक दोलन जब पूरा होगा, एक दोलन यहाँ से ये हाफ साइकिल, ये एक साइकिल, यानी एक दोलन जब पूरा होगा तो उसमें लगे समय को क्या बोला जाता है? आवर्तकाल बोला जाता है। आवर्तकाल को कैपिटल टी से दर्शाया जाता है और इसकी जो ऐसा मात्रक होती है वो सेकंड होती है। और विमा देखो तो यहाँ पे देखो ना तो द्रव्यमान है ना लंबाई है, तो उनकी घात जीरो हो जाएगी और टी की घात एक हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आवर्तकाल। और चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो तरंग धैर्य की बात करें। ठीक है, किसके ऊपर? तरंग धैर्य। देखो तरंग धैर्य यानी क्या होता है? इसे बोला जाता है वेवलेंथ। देखो दो निकटवर्ती या फिर समीपवर्ती भी आप लिख सकते हैं। दो निकटवर्ती शीर्ष या गर्त अथवा सैंपीडन एवं विरलन के मध्य की दूरी को तरंग धैर्य कहा जाता है। तरंग धैर्य कहा जाता है। दो निकटवर्ती शीर्ष या गर्त। देखो मेरी जैसे ये वेव है तो इनके बीच की जो दूरी है, यानी दो निकटवर्ती ये हो गए शीर्ष है, तो इनके बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? तरंग धैर्य बोलते हैं। या फिर सैंपीडन ले लो या विरलन ले लो, एक ही बात है। तो ये क्या है? उसके जो रिप्रेजेंट किया जाता है उल्टा वाई लिख दो तो उसे क्या बोलेंगे हमें? तो इसे लेमडा से लिखा जाता है। जो वाई होता है उसे उल्टा कर दो तो वो क्या हो जाएगा? आपका लेमडा हो जाएगा। तो उसे बोलते हैं तरंग धैर्य। ठीक है, तो जो तरंग धैर्य होता है उसका जो ऐसा ही मात्रक है, देखो वो तो आपको मीटर ही रखना है। बाकी इसको देखो एंगस्ट्रोम में, नैनोमीटर में, मिलीमीटर में, जैसे भी आप दर्शाना चाहो आपकी इच्छा है, परंतु इसका जो मीटर ही होता है। तो इसकी जो विमा है, देखो विमा यहाँ काम आती है। अम की घात जीरो, एल की घात एक, टी की घात जीरो। तो मात्रक देखो यहाँ पे आप मीटर लेते हो, परंतु कई जगह मिलीमीटर, डेसीमीटर वगैरह वगैरह लेंगे। तो इसलिए विमा काम में आती है कि हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या है, केवल और केवल लंबाई है। ठीक है, तो इस प्रकार से विमा आपके काम में ली जाती है। ठीक है, तो ये होता है तरंग धैर्य। अब देखो मान लो कि मेरी जो ये तरंग है वो लेमडा डिस्टेंस कवर करती है टी टाइम के अंदर। लेमडा डिस्टेंस या फिर दूरी है वो टी समय के अंदर करती है, और इस तरंग की जो वेलोसिटी है या वेग है वो है v। तो आपको एक समीकरण भी बना सकते हैं कि जो आपका वेग होता है वो क्या होता है? विस्थापन बटा समय लिख दो, या फिर आप दूरी बटा समय भी लिख सकते हो। ठीक है, वो एक प्रकार की दूरी होती है, दूरी बटा समय। तो वेग तो देखो v हो गया, बराबर दूरी कितनी है वहां पे? लेमडा बटा क्या है? समय है टी। तो v इज इक्वल टू लेमडा एक बटा टी को आप क्या लिख सकते हो? म्यू लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो? न्यू। अभी बताया था कि न्यू बराबर क्या आता है? एक बटा टी होता है, तो टी बराबर एक बटा न्यू भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बटा म्यू का, एक बटा टी का हम क्या लिख देंगे? न्यू लिख देंगे। तो इसे बोलते हैं तरंग समीकरण। तरंग समीकरण। ठीक है, तो अब एक बार रिपीट कर देते हैं कि आयाम क्या होता है कि किसी तरंग के कणों का अधिकतम विस्थापन क्या होता है? आयाम कहलाता है। इसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये जो एकदम अधिकतम दूरी होती है उसे क्या बोला जाता है? आयाम। ऐसा ही मात्रक मीटर। विमा है वो अम की घात जीरो, एल की घात एक, टी की घात जीरो होती है। आवर्तकाल क्या होता है कि एक दोलन कंप्लीट करने में या पूरा करने में लगा हुआ समय क्या होता है? आवर्तकाल होता है। इसका जो ऐसा मात्रक होता है वो सेकंड होता है, और इसकी जो विमा है वो अम की घात जीरो, एल की घात जीरो और टी की घात एक। फिर हमने बात की तरंग धैर्य, तो दो निकटवर्ती
आया सीट्स ले लो या फिर गर्त ले लो, तो उसके बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी आपकी तरंग दैर्घ्य। इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर हमने कहा मान लो कि तरंग की जो वेलोसिटी है या फिर वेग है वो v है और इसे लैम्डा डिस्टेंस कवर करने में t समय लगता है। तब आप क्या लिखोगे कि वेग बराबर दूरी बटा समय, तो वेग तो v हो गया और दूरी क्या हो गई लैम्डा बटा t, तो v इज इक्वल टू लैम्डा 1 बटा t को आप क्या लिख सकते हो न्यू। इसे बोला जाता है तरंग समीकरण, ठीक है, तरंग समीकरण बोला जाता है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि सभी आपकी प्रैक्टिस के अंदर आ जाए, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है कि यदि किसी तरंग की आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य क्रमशः 4 किलो हर्ट्ज और 17.5 सेंटीमीटर है, तो तरंग द्वारा 3.5 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय ज्ञात करो। तो सबसे पहले देखो आपको आवृत्ति दे रखी है यानी न्यू दे रखा है, तो वो कितना दे रखा है आपका 4 किलो हर्ट्ज। तो इसे देखो हर्ट्ज में कन्वर्ट करो, यहाँ पे किलो हर्ट्ज दे रखा है, यहाँ पे आपको किलो हटाना है। हमने बताया था कि किलो जब हटता है तब 10 की घात 3 से गुणा होता है, ठीक है, इसकी ट्रिक बताई हुई है हमने आपको। तो 4 गुणा 3 हर्ट्ज, तो ऐसे लिख सकते हैं 4000 हर्ट्ज, ठीक है। 10 की घात 3 का मतलब हो गया 1000। फिर अगर हम बात करें तो आपकी तरंग दैर्घ्य दे रखी है, लैम्डा दे रखा है 17.5 सेंटीमीटर। सेंटी आपको हटाना है तो 10 की घात -2 से गुणा कर दो, तो 17.5 गुणा 10 की घात -2। फिर 17.5 देखो ऊपर -2 है तो नीचे जाएगा तो 10 की घात 2 हो जाएगी यानी 100। तो ये कितना हो जाएगा भाई 0.175 मीटर, ठीक है। फिर आपको दूरी दे रखी है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है 3.5 किलोमीटर। तो 3.5 किलो का मतलब 10 की घात 3 से गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 3500 मीटर, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या था कि आपको फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ आपको दे रखी है और आपको पूछा है कि 3.5 किलोमीटर उस तरंग को गमन करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले आप निकाल लो वेलोसिटी, सबसे आसान तरीका, ठीक है। तो वेलोसिटी यानी वेग है वो बराबर क्या होता है भाई, क्या होता है लैम्डा इंटू न्यू। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है भाई 4000, सॉरी लैम्डा की वैल्यू है 0.175 इंटू न्यू यानी फ्रीक्वेंसी की है 4000। तो ये कितना हो जाएगा भाई 175, ये पॉइंट को हटा देंगे, ठीक है। ये देखो ये 3 0 है, वो इस पॉइंट को हटा देंगे तो 175 इंटू 4 हो जाएगा। तो 175 इंटू 4 कितना हो जाएगा 700 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो अब आपके पास वेलोसिटी है, तो देखो वेग क्या होता है भाई दूरी बटा समय। तो आपको समय ज्ञात करना तो इसे ऊपर ले जाओ और इस वेलोसिटी को नीचे लियो, तो t इज इक्वल टू डी बटे वी। देखो अब आपको दूरी दे रखी है 3500 बटा जो वेलोसिटी यानी वेग है वो कितना है 700 है, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 से 5 35, ठीक है, 5 से 35 तो आ जाएगा 5 सेकेंड, ठीक है। यानी कि 3.5 किलोमीटर किसी तरंग को तय करने में समय कितना लगेगा 5 सेकेंड लगेगा। पहले आप नोट कर लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। तो आज बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, जैसे ध्वनि क्या है उसके बारे में पूरी विशेषता वगैरह सारी मैंने पढ़ ली और कुछ परिभाषाएं पढ़ी जो कि आगे काम आएगी और लास्ट में एक न्यूमेरिकल कर लिया ताकि आपके कंसेप्ट वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो अब जो हम है वो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेके आएंगे ध्वनि की विशेषताएं, ठीक है, क्या ध्वनि की विशेषताएं, तो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो गुणधर्म पढ़ लिया, विशेषताएं के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो विशेषताएं अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।